Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So dear students, हमने chapter number 1 and chapter number 2 पढ़ लिया है, The Indus Valley Civilization, and नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है द माइटी मुगल्स पार्ट 2. ठीक है, आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. So open your page number 21. टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस मीन्स, इंडिपेंडेंस कहते हैं आज़ादी को. ठीक है, टूवर्ड्स यानी कि उसकी तरफ जाना. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस आज़ादी का सफ़र. ठीक है, जो कि आज़ादी का एक बेसिकली जो सफ़र किया गया वो आपको ये मतलब ये पाकिस्तान बनाने के लिए जो सफ़र किया गया, पाकिस्तान बनाने के लिए जो स्ट्रगल्स की गई, उसके लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई, वो तमाम इस चैप्टर में डिस्कस होंगी. ठीक है, हाउ द ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट. सो सब कॉन्टिनेंट्स में एज यू नो, आपने अभी पढ़ा है पिछले चैप्टर में मुग़ल जो दौर का आपने सारा पढ़ा, मुग़ल बादशाहों के बारे में आपने सारा पढ़ा. ठीक है, तो वो तमाम कहाँ थे? हिंदुस्तान में थे. बड़े सग़ीर था वो तमाम जहाँ पे मुग़ल हुकूमत थी. ठीक है, फिर मुग़लों की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई. तो उससे क्या हुआ कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे ही रहते थे ना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स ने आना शुरू कर दिया. ब्रिटिशर्स आए किस वजह से थे? ब्रिटिशर्स आए ऐसे थे कि ये ना तिजारत के लिए आए थे, और आते आते फिर उन्होंने जब दरबारों तक रसाई हासिल की, और फिर उन्होंने जब देखा कि मुसलमान तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा करने का सोचा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बादशाहों को भी कब्ज़ा में ले लिया और उनको कैद कर दिया गया. ठीक है, सो जो लास्ट जो है मुग़ल एम्पीरियर था वो बहादुर शाह ज़फ़र थे. ठीक है, बहुत बड़े शायर भी थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे, लेकिन इनसे जो है मुग़ल एम्पायर जो थी वो बहुत बड़ी थी और इनसे नहीं संभाली गई. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर द सब कॉन्टिनेंट विच कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है, जो कि अब आपको सब कॉन्टिनेंट की कोई डेफिनेशन बताइए. ठीक है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बरे सग़ीर को, ये नाम तो सुना होगा आपने, पाको हिंद, बरे सग़ीर पाको हिंद. सो मॉडर्न डे यानी कि जो आज का जो मॉडर्न डे जा रहा है ना, इसमें पाकिस्तान और इंडिया जो थे ये पहले बरे सग़ीर थे. हैड ऑलवेज बीन वेरी रिच इन रिसोर्सेज, जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में ज़्यादा है, वो रिच भी बहुत ज़्यादा थे. विच वर नॉट अवेलेबल टू द यूरोपियंस, जो कि यूरोपियंस को अवेलेबल नहीं थी. द ग्लिटर्स ऑफ द ज्वेल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमकदार ज्वेलरी, खूबसूरत परफ्यूम्स, अच्छे परफ्यूम्स नहीं थे उन यानी कि यूरोपियंस के पास, और आज उनको देखेंगे वो कितनी तरक्की कर चुके हैं. ठीक है, तो उन्होंने तरक्की कहाँ से की? मुसलमानों से छीन के की. स्पीशीज़ सिल्क, कॉटन, sugar and rice attracted the traders of Portugal, जो पोर्चुगल्स, हॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन. ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के नेम्स हैं कि वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो तिजारत करने वाले थे, उनको अट्रैक्ट किया इन तमाम चीज़ों ने. The allure of these luxurious goods brought them to India. As the whole subcontinent was known then turn by turn they established their trading stations. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग स्टेशन उनको स्टेबल करना शुरू कर दिया वहीं पर. द रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस वर नो मैच फॉर द क्यूनिंग ऑफ द ब्रिटिश whose strategies regarding taking control of India were successful. ठीक है, जो कि अपनी जंगी तदबीरों से और कुछ और तदबीरों से जो है वो इंडिया के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रोल हासिल कर रहे थे, उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था. इवन फेट प्लेड इन टू देयर हैंड थ्रू आ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स. ठीक है, और जो है वो किस्मत जो थी ना मुसलमानों और हिंदुओं की, वो उनके हाथों में एक खिलौना बन गई. द वास्ट कहते हैं वसी को. मुग़ल एम्पायर हैड ब्रोकन, बहुत बड़ी जो मुग़ल एम्पायर थी वो ब्रोक हो गई अप टू मैनी स्मॉल स्टेट्स, बहुत छोटी छोटी रियासतों में, बिकॉज ऑफ आ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी. आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुग़ल एम्पीरियर औरंगज़ेब,
No emperor was strong enough to govern such a huge area. Since Aurangzeb lived to such an old age, when it was the turn of his son Bahadur Shah to ascend the throne in 1707, he had become an old man too. Because of his age, he did not have the zest and angry needed to rule such a great empire. The emperors who followed him were all weak too. Then in 1857, Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, surrendered to the British. अब हुआ क्या, जो लास्ट मुगल एम्पायर है औरंगज़ेब, ठीक है, आपने पढ़ा था चैप्टर में, इफ़ यू रिमेंबर, कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो वास्ट मुगल एम्पायर छोड़ी थी अपने पीछे, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाया था मुगल एम्पायर को, बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा इलाका बन चुका था। तो जब वो फोत हुए औरंगज़ेब, तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे, और वो इतने ओल्ड हो चुके थे कि उनके जो बेटे और बहादुर शाह ज़फ़र जो कि तख्त नशीन हुए, तो वो ख़ुद भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ईफ़ और बूढ़े हो चुके थे। तो उसकी वजह से द मेन प्रॉब्लम इस जो कि उनको फेस करनी पड़ी वो ये थी कि उन्होंने, तो ये थी जो रियासत थी ना मुग़ल एम्पायर थी, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी, ठीक है। और आखिरकार क्या हुआ कि इन 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र ने फाइनली जो है हार तस्लीम कर ली, दस्तबरदार हो गया और अतात कबूल कर ली, ठीक है। अब इससे आगे मुसलमानों की ग़ुलामी का दौर शुरू हुआ, और जो ब्रिटिशर्स थे वो उन पर उन्होंने जो है वो उनको अपना ग़ुलाम बना लिया, ठीक है। अब जो है कुछ टाइम के बाद तो मुसलमानों ने जो है कुछ टाइम बाद आज़ादी की ज़रूरत को महसूस किया, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी, ठीक है, उनकी ज़िंदगी को अजाब बना दिया गया था। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन इट ऑल बिगन, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी, ठीक है। द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर नॉट हैप्पी विद देयर रूलर्स बिकॉज दे वर नॉट फ्री। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर फॉरेनर्स, ठीक है, जो कि अजनबी हैं, फॉरेनर्स हैं, वो हमारे मुल्क के नहीं हैं, ये सोचते थे वहाँ के लोग, ठीक है। हु हैड नो राइट टू बी इन देयर, और उनको ये हक़ नहीं देते थे कि वो उनके ऊपर हुकूमत करें। कंट्री एंड हु हैड नो राइट टू रूल दैम, ठीक है, उनका कोई हक़ नहीं था कि वो उनकी कंट्री पर आके हक़ जमाएं या फिर उन पर रूल करें। द पीपल स्ट्रगल्ड ऑल दैट एट ऑल टाइम्स टू फ्री देयर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और लोगों ने फिर हर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना शुरू कर दी कि किसी तरीके से भी ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से निकालें। थिंग्स स्पायरल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो घूम रही थी चीज़ें, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, एंड लेड टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये कहाँ तक ले आई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक। द वॉर वॉज आ यूनाइटेड मूव टू गेट रिड ऑफ द रूलर्स, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड शेख्स ऑल टुक पार्ट इन दिस वार, ठीक है। और ये जो वार थी ये ऐसी थी जिसने सबको इकट्ठा कर दिया था, यूनाइट कर दिया था। इस पे मुसलमान, हिंदू और सिख सब एक हो चुके थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए। सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो हमारी कंट्री के नहीं हैं, वो फॉरेनर्स हैं, वो अजनबी हैं, और वो हम पर रूल करने का हक़ नहीं रखते। कॉज दैट लेड टू द वॉर, ठीक है। अब ये कॉजेज़ हैं कुछ जो कि वॉर तक लेकर गई। Number 4 states, in the Indian Army, all the officers were British and the soldiers were Indians, and the officers received large salaries and soldiers received very low wages, ठीक है। सबसे पहली बात ये थी, तमाम जो ऑफिसर्स थे आर्मीज़ में वो ब्रिटिशर्स थे, और तमाम सोल्जर्स थे वो इंडियंस थे, ठीक है। मुसलमान भी थे और इंडिया के लोग भी थे, हिंदू मुसलमान दोनों थे। लेकिन क्या था कि ऑफिसर के ग्रेड तक किसी भी इंडियन को आने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। नंबर 2 और उनकी वेजेस भी बहुत ज़्यादा लो थी। नंबर 2 इज़ पर्शियन वॉज रिप्लेस्ड विद, पर्शियन को जो है पर्शियन, ठीक है, उनकी लैंग्वेज फ़ारसी को, वॉज रिप्लेस्ड विद इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया in their arrogance to the British did not pay heed to the local custom and traditions, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि
जो लोकल उनके कस्टम्स थे, जो उनके ट्रेडिशंस थे, उन पर तवज्जो देना बिल्कुल बंद कर दी। और दूसरा उन्होंने मेन ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी इंडिया की वो पर्शियन थी, फ़ारसी थी, ठीक है, तो उसको भी हटा के इंग्लिश कर दिया। इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे जो बार बार ये इंडियंस और इंडिया का वर्ड यूज़ हो रहा है, ये नॉट फॉर हिंदूज, ये मेरा ज़रा दिमाग में रखिएगा, हिंदुओं के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, इंडियंस के लिए यूज़ हो रहा है। और इंडियंस में मुसलमान और हिंदू दोनों थे, बोथ थे, ठीक है। इंडियंस मीन्स कि हिंदुस्तानी, और उस टाइम पे बरसगीर को हिंदुस्तान कहा जाता था, कोई पाकिस्तान नहीं था, कोई इंडिया नहीं था, इन दोनों कंट्रीज़ का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो एक ही बरसगीर था, एक ही सब कॉन्टिनेंट था, और उसको हिंदुस्तान भी कहते थे, यानी कि इंडिया कहते थे, और क्या था कि वहाँ के रहने वाले को इंडियंस कहते थे, ठीक है। और आज भी जो पाकिस्तानीज़ भी हैं ना, उनको भी ब्लैक इंडियंस कहा जाता है। In order to expand their empire, the British introduced too many reforms and unfair laws to Europeanize the culture in a very short time. तो यूरोपियंस ने क्या किया, आके सबसे पहले अपने कल्चर को वहाँ पे आके डेवलप करना शुरू कर दिया। In 1857, the soldiers heard that their guns had been graced with the fat of pigs. फैट कहते हैं चर्बी को, पिग्स कहते हैं पिग, जो कि एक हराम जानवर था मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए। एंड द काउस, ठीक है, और काउस, ठीक है, दिस हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ बोथ मुस्लिम एंड हिंदू, तो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया गया, ठीक है। मुस्लिम्स कुड नॉट ईट द मीट ऑफ द पिग्स, तो मुस्लिम जो है वो पिग्स का गोश्त नहीं खाते थे। काउस वर सेक्रेड टू द हिंदू, और काउस जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी वो एहतराम की नज़र से जो है उनको देखा जाता था, बहुत ज़्यादा हिंदुओं के लिए वो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो इस वजह से दोनों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया गया। तो ये तो मेन वजह थी जो कि वर्ल्ड वॉर की जो है या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह बनी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान एडवाइस, ठीक है। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या एडवाइस दी। अनफॉर्चुनेटली द ब्रिटिश ब्लेम द मुस्लिम फॉर द वॉर, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब वॉर हुई तो ब्रिटिशर्स ने सारा ब्लेम किसको किया, मुसलमानों को किया, क्योंकि मेन इसका रीज़न क्या था कि उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी। वो जानते थे मुसलमान बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अगर मुसलमान दोबारा से खड़े हो जाते हैं तो वो तो कभी भी हुकूमत नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मुग़ल हुकूमत तो मुसलमानों की थी ना, हिंदुओं की तो नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, डबल गेम खेली, उन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और मुसलमानों को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। Sir Syed Ahmad Khan was very concerned about the events and tried to make the British understand the reasons for the war. He wrote a book titled Causes of Indian Revolt, which critically analyzed the reasons for the revolt. ठीक है, अब सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ब्रिटिशर्स का ध्यान इस तरफ लेकर आएँ कि उन्होंने जो है वो मुसलमानों की सिर्फ गलती नहीं थी, इसमें तमाम इंडियंस शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे, इसलिए से मुसलमानों को सज़ा ना दी जाए। और कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट्स के नाम से उन्होंने एक बुक भी लिखी। ही एस्टैब्लिश्ड मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हिज थ्योरी वाज दैट द मुस्लिम शुड रिसीव एजुकेशन and learn English and science. This way, he felt that they could try for better positions in the government and improve their condition. These institutions provide quality education to the Muslim. The educated Muslims became more aware of their rights. They felt the need to organize themselves and unite for a single purpose. अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने हर जगह पर इंग्लिश को ज़रूरी करार दे दिया। अब मुसलमानों को प्रॉब्लम इंग्लिश से थी कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हम फ़ारसी पढ़ेंगे, उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, या उर्दू में उर्दू करेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुसलमानों को साइंस और इंग्लिश की तालीम हासिल करनी चाहिए ताकि वो जो है ना मुख्तलिफ़ पोस्ट पर या अच्छी पोस्ट पर एटलीस्ट जो है वो जॉब कर सकें, उनको उनके राइट्स मिल सके। दूसरी मेन रीज़न ये थी कि पढ़े लिखे लोग या एजुकेटेड जो पीपल थे उनको अपने राइट्स का, अपनी आज़ादी का, अपने साथ होने वाले मजालिम का ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता था। इसलिए ये मेन रीज़न्स थी जिनकी वजह से जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए, एजुकेशन के हवाले से एजुकेशनल फील्ड को बहुत मजबूत किया। एक क्वालिटी एजुकेशन उनके स्कूल्स में दी जाती थी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और साइंस जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे।
नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वजूद में आई, जो कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की जमात थी। The British formed a forum for the educated, wealthy Indians who could have a platform on which they could meet to express themselves. They could discuss their problems and try to find the solution to them. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो जो कि इंडियंस को ज़रा सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें वेल्थी यानी कि अमीर कबीर और अच्छे ऊपर दर्जे के लोग थे, वो मिलकर बैठते थे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे और उनको फिर हल करने की कोशिश करते थे। दे कुड डिस्कस देयर प्रॉब्लम, ओके ये हो गया है। दे कुड कन्वे देयर डिसीजंस टू द गवर्नमेंट बट वुड हैव नो पावर ओवर इट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 टू एड्रेस these issues. It was open to all religions and races, but the Muslims had reservations. They felt that they would be in a minority and they would not be given the opportunity to be here. अच्छा, अब क्या था कि उन्होंने फिर क्या किया, हिंदुओं ने उस प्लेटफॉर्म से वो गवर्नमेंट तक अपनी प्रॉब्लम्स शेयर तो कर सकते थे, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर पावर नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने 1885 में अपनी एक अलग से जो है वो बना ली थी, कमेटी बना ली, एक अपनी अलग से जो अपनी रियासत बना ली, ठीक है, सॉरी पार्टी बना ली, ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जो है वो मानी जाती थी। वो हर रेस हर एक के लिए ओपन थी सिवाय मुसलमानों के। द पार्टीशंस ऑफ बंगाल, ठीक है, अब बंगाल सूबा, बंगाल जो था वो बहुत ही बड़ा सूबा था, जिसमें एक साइड पर जो है वो मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी और दूसरी साइड पे इंडियंस की मेजॉरिटी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, द ब्रिटिशर पार्टीशंस बंगाल इनटू वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट में बंगाल की पार्टीशन की गई। बंगाल इन 1905, ईस्ट बंगाल हैड अ मुस्लिम मेजोरिटी एंड वेस्ट बंगाल हैड अ हिंदू मेजोरिटी, ठीक है, वेस्ट में हिंदू और ईस्ट में मुसलमानों को रखा गया। बंगाल वाज पार्टीशन्ड इन टू मेक इट ईजियर फॉर द ब्रिटिश टू एडमिनिस्टर। द हिंदू वर डिसप्लीज्ड, हिंदू बहुत ज़्यादा इससे नाखुश हो गए क्योंकि उनको मुसलमानों को उनकी ग़ुलामी से हटा दिया गया था और एक अलग जो है उनको उनका सूबा दे दिया गया था। मच ऑफ द लैंड इज इन बंगाल वाज ओन्ड बाय दैम एंड दे थॉट दैट देयर इनकम वुड डिसअपीयर अंडर देयर प्रेशर। बंगाल वाज रीयूनाइट इन 1911, ठीक है, और हिंदुओं के प्रेशर की वजह से और बेजा जो है वो मुदाखलत की वजह से 1911 में दोबारा से उस सूबे को बंगाल को मिला दिया गया। अब नेक्स्ट देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केम इनटू बीइंग। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे आई? सिंस द हिंदूज वर इन अ मेजोरिटी इन इंडिया, मोर एंड मोर द मुस्लिम फेल्ट दैट दे वर बीइंग ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजन इन देयर ओन कंट्री। अब मुसलमानों को ये फील होना शुरू हो चुका था कि अपनी ही कंट्री में उनके साथ कितना गैराना सलूक किया जाता है। वट एवर जॉब्स वर अवेलेबल इन द गवर्नमेंट वेंट टू द हिंदूज द सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड द नीड वॉज फेल्ट फॉर अ पार्ट exclusively for the Muslim. The Hindu National Congress, it was felt, was more inclined towards the Hindu, ठीक है। अब उनको ये पता चल गया अपने राइट्स को उन्होंने सेव करना है, तो उसके लिए उनको किसी पार्टी की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो एक पार्टी थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफाद के बारे में सोच रही थी। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906, तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म हुई। नवाब समीउल्लाह, Nawab Wakarul Malik, Nawab Mohsin Malik were some of the famous Muslim leaders of those time who helped set up the party, ठीक है, जिन्होंने मदद की जो पार्टी को सेटअप करने की। उनमें ये तमाम जो है शख्सियात शामिल हैं, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकारुल मलिक, नवाब मोहसिनुल मलिक, ठीक है। Their philosophy was that the party should aim for a government where only Indians who would rule the country. They were joined by मोहम्मद अली जिन्ना in 1913, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पार्टी को 1913 में ज्वाइन किया। आज के लिए इतनी रीडिंग काफ़ी है बच्चों, ठीक है। अब आपने अपना जो वर्क करना है, जो आपने
कॉपी वर्क करना है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपने उसमें लिखने हैं, साथ में पार्ट बी आपने बी और सी जो पार्ट है आपका वो आपने बुक भी करना है, ठीक है। वो आपका सारा बुक वर्क है। ओके क्लास, सही से समझ आ गया। आपने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो कॉपी पर करने हैं, जबकि ये आपका पार्ट बी और सी बुक वर्क है, ठीक है। उसको बुक भी कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।